Prime Minister told us in the cabinet that in my prime ministership nobody will die hungry. आप सबको मेरा नमस्कार। हम कहीं भी जाते हैं तो हम अपनी समुदाय से तो मिलते ही हैं, तो उसके बिना तो कोई भी विज़िट अधूरी रह जाती है। तो मैं तो आप सबका भी मैं आभार हूँ। मैं हाई कमीशन को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो इसकी जो व्यवस्था की है इसके लिए सबसे पहले मैं अपना थैंक यू कहना चाहता हूँ। 15 साल के बाद कोई विदेश मंत्री आए हैं, अब कहीं कभी कभी विलम्ब हो जाती है, पर इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश तो थी पिछले 2-3 साल से यहाँ आने की, पर आप जानते हैं कि कोविड के कारण कहीं भी आना जाना थोड़ा आजकल कठिन हो गया है। पर यहाँ आने का लक्ष्य जो था ये था कि अगर हम दुनिया में देखें कि हमारे सचमुच जो दोस्त देश जो हैं, अगर हम उनकी एक लिस्ट बनाएं तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि साइप्रस का नंबर इसमें बहुत आगे आएगा। और जो दोस्त लोग जो होते हैं उनको कभी कभी याद भी करना होता है, कभी कभी याद भी दिलाना होता है। और जो विदेश मंत्री का जो आना जो है इसकी अपनी अहमियत होती है कि बहुत सारी चीज़ें नॉर्मली रह जाती हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में हर चीज़ उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ती जो बढ़नी चाहिए, तो हर विज़िट का कुछ नतीजा निकलता है। तो मैं थोड़ा बहुत ये विज़िट जो है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और कुछ चीज़ें जो भारत में हो रहा है इसमें आप लोगों को रुचि तो होगी, तो उसमें भी जो हमारी जो वहाँ जो देश की क्या हालात हैं, क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ साइप्रस के बारे में। कल जो है मेरी विदेश मंत्री मेरे काउंटर पार्ट जो हैं मिस्टर योहानिस कासुलेडिस, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। जो यहाँ के राष्ट्रपति आप जानते हैं कि देश के बाहर हैं, तो जो उनके जगह जो एक्टिंग प्रेसिडेंट जो हैं, जो इनके संसद के अध्यक्ष हैं, जो अनीता देमेत्रियू, उनसे भी मेरी भेंट हुई। और जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी आए थे। और बातचीत के अलावा हम लोगों ने तीन एग्रीमेंट्स पे हस्ताक्षर की। एक था कि जो भारत और साइप्रस के बीच में रक्षा के विषयों में हम एक दूसरे की कैसे सहयोग करें, उस पर डिफेंस कोऑपरेशन का एक MOU था। दूसरा जो था कि मोबिलिटी, कि भारत से आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए दुनिया एक किस्म से वर्क प्लेस बन चुकी है, जो अपनी टैलेंट दिखाने के लिए, जो अपनी सर्विसेज बढ़ाने के लिए, जो कुछ लोग रोजगारी के लिए जो बाहर जाते हैं। और हम चाहते हैं कि खासकर EU के जो सदस्य देश जो हैं उनके साथ अगर मोबिलिटी एग्रीमेंट किया जाए तो एक किस्म से लीगल मूवमेंट जो है और आसान हो जाता है। तो दिस माइग्रेशन, वी कॉल इट माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट, एंड in last 3 years, 4 years, we have done with Portugal, we have done with France, we have just finished one with Germany. So we had yesterday concluded a declaration of intent, माने कि हम इस पे अभी नेगोशिएशन शुरू करेंगे। और मुझे विश्वास दिया भी गया था कि ये बहुत ही हाल में हो जाना चाहिए। और अगर ये हो जाएगा तो कम्युनिटी के लिए इसका बहुत लाभ होगा कि यहाँ जो हमारे देशवासी आएंगे उनका आना जाना जो है एक किस्म से सिस्टम इसको रेगुलराइज, रैशनलाइज करेगी
और सिस्टम एक किस्म से और इंडिया फ्रेंडली होगी। और ये हम चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि साइप्रस जैसा देश जहाँ सर्विसेज का इतना बड़ा योगदान है, इसमें अगर हमारे भारतीय मूल या भारतीय नागरिक आए तो इनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी और हमारे लिए भी अच्छा होगा। तीसरा एग्रीमेंट जो कल हम लोगों ने तय किया था, ये साइप्रस जो है 2015 में पेरिस में जब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस समय हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका मकसद ये था कि दुनिया में सोलर एनर्जी की एक किस्म से वकालत करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसके बारे में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फैलाएं। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस करीब अभी 100 देश जो हैं इसके सदस्य बन चुके हैं, और साइप्रस ने भी कल ये निर्णय लिया, उसका भी उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो ये 3 कल एग्रीमेंट हुए थे, पर एग्रीमेंट एक किस्म से उदाहरण है या कि रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं। और ये मैं कह सकता हूँ कि साइप्रस के साथ कल जो मेरी बात हुई और आज भी उनके कुछ बिजनेस के लोग आए थे, हमारी दोपहर को मीटिंग हुई, शिपिंग मिनिस्ट्री के डिप्टी मिनिस्टर भी अलग से मिले थे। तो मुझे लगा कि यहाँ जो है ऐसे 6-7 अलग अलग विषय हैं जिसको हम अभी हम तुरंत आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा, अगर साइप्रस का हमारे लिए एक महत्व है, वो एक किस्म से फाइनेंशियल पाथवे है कि साइप्रस जो है वो एक दुनिया में 3 देश हैं जो FATF एक फाइनेंशियल प्रक्रिया है, जो FATF के अलावा 3 देश हैं जिनको हम इन्वेस्टमेंट के लिए कैटेगरी 1 में डालते हैं। ये है साइप्रस, मॉरिशस और UAE। और साइप्रस से जो इन्वेस्टमेंट जो आता है, कुल मिला के पिछले सालों में करीब $13 बिलियन का पूंजी निवेश हुआ है भारत में। तो हमारे लिए जब आप पढ़ते होंगे कि भारत में आजकल FDI की संख्या जो है वो बढ़ रही है, तो हमारे लिए जितने अनुकूल पाथवेज जो हों ताकि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आना जो है और आसान हो जाए, उसमें साइप्रस का योगदान जो है ये बहुत, इसका अपना महत्व है। दूसरा जो विषय जिसके बारे में आज हमारी बात हुई थी, ये शिपिंग में है। और मैं जानता हूँ कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जो इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। और शिपिंग का ये है कि भारत की आजकल एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स दोनों बढ़ रही हैं। तो दुनिया के व्यापार में अगर आप देखें कि भारत का कितना प्रतिशत योगदान है, ये हमारा पिछले साल जो है रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था। पहली बार हमने 400 बिलियन को पार किया था, 400 बिलियन का लिमिट जो है वो पार किया था। तो हम चाहते हैं कि शिपिंग का कोऑपरेशन जो है साइप्रस के साथ, इसको हम आगे ले जाएं। थोड़ी बहुत जो हमारी जो बात हुई थी वो IT सेक्टर और मोबिलिटी पे हुई थी, क्योंकि ये सर्विसेज इकोनॉमी है। हम भी चाहते हैं कि भारतीय नागरिक जो हैं उनको दुनिया में जितना अपॉर्चुनिटी मिले वो उनके लिए भी अच्छा है, देश के लिए भी अच्छा है और दुनिया के लिए भी अच्छा है। तो ये IT और सर्विसेज पे बात हुई। और हमारी जो राजनीतिक विषयों में जो कोऑपरेशन जो है, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ये बहुत मैं कहूँगा ये पारंपरिक है कि सालों से पिछले, क्योंकि ये साल जो है ये हमारा जो है रिश्तों, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने जो है 1961 में किया था। सो 60th एनिवर्सरी जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का इस साल हो रहा है। तो ये 60 साल में हमारे राजनीतिक रिश्ते जो हैं ये बहुत विश्वसनीय हैं।
और जहाँ भी हम कहीं इलेक्शन लड़ते हैं या कोई मुद्दा होता है, जहाँ यूएन में हो या यूरोपियन यूनियन में हो, नॉर्मली जो है साइप्रस हमारा साथ देता है। और हमारे अगर कुछ वहाँ आपस में इस इशू पे कोई बातचीत हो तो आमतौर पे साइप्रस जो है भारत का पक्ष लेता है। तो हम लोग हमारी बातचीत में ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पे भी हमने बहुत बल दिया। और मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत आजकल, भारत के हित, भारत का प्रभाव, भारत का पहचान, ये जो है दुनिया में बढ़ रहा है। और ये जो है आप इस रीजन में भी देखेंगे। ये आज तो मैं साइप्रस में ये आपको बता रहा हूँ, पर यही चीज़ अगर आप हमारे रिश्ते ग्रीस के साथ देखें या इटली के साथ देखें या पोर्चुगल के साथ देखें या इजिप्ट के राष्ट्रपति जो हैं वो 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे भारत। तो पूरे मेडिटेरेनियन में आजकल जो है भारत की जो मैं कहूँगा एक किस्म से भारत की पॉलिटिकल प्रेजेंस और इकोनॉमिक प्रेजेंस जो है ये बढ़ रही है। और इसमें साइप्रस जैसे दोस्त देश का इसका बहुत महत्व है, क्योंकि हर देश चाहेगा कि किसी भी रीजन में कुछ ऐसे बहुत रिलायबल फ्रेंड्स और पार्टनर्स हों जिस पे हम विश्वास कर सकें, जिस पे हम निर्भर कर सकें, और उनको एक किस्म से फाउंडेशन बना के पूरे रीजन की हम प्लानिंग बनाएं। तो ये मोटा मोटा मैंने सोचा कि जो हमारे द्विपक्षीय संबंध जो हैं उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा इस पे समझाऊं और आपको मेरे इस यात्रा के बारे में भी बताऊं। तो मुझे थोड़ा बहुत अब भारत के बारे में कुछ कहने दीजिए, क्योंकि मैं वहीं से मैं आया हूं और मुझे पता है कि जो हमारी समुदाय जो देश के बाहर है उनका ध्यान हर वक्त भारत में ही होता है। और आजकल हम उस दुनिया में रह रहे हैं कि आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले मुझे लगता है कि पहली खबर जो है आप घर की खबर ही देखेंगे। और ये परिवर्तन, क्योंकि जब पहली बार जब हम लोग बाहर गए थे, और ये करीब 45 साल पहले बाहर गए थे, उस समय जब तक हमारे न्यूज़पेपर्स नहीं आते थे और वो हफ्ते में एक बार आते थे, तो घर में भी क्या हो रहा नहीं हो रहा ये पता कराना इतना आसान नहीं था। तो मुझे पता है आपको ज़्यादातर ज्ञान तो होगा कि भारत में हो क्या रहा है, पर तब भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि पिछले सालों में जो बड़ी चुनौतियाँ जो दुनिया ने देखी है, वो चुनौतियाँ भारत को भी सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो कोविड की चुनौती थी कि कोविड एक किस्म से हर देश के लिए एक अग्नि परीक्षा थी, और किस तरीके से हर देश इसको उन्होंने सामना किया वो अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस समय जो कोविड के बीच में थे, ये कहना बहुत आसान था कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इनकी नीति ठीक थी, उनकी ठीक नहीं थी, पर अब कुछ समय बाद अब दिखाई दे रहा है कि वो कौन से देश थे जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन करवाया, जिनके हेल्थ सिस्टम ने जल्दी से वो ऐसी प्रक्रिया खड़ी की कि जो कोविड का जो ट्रीटमेंट जो था, कोविड के सेंटर्स जो थे, कोविड की दवाइयाँ जो थी, जो कोविड के लिए मास्क और वेंटिलेटर्स और मेडिसिन का प्रोडक्शन जो था। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से अगर कुछ चुने हुए देश जो हैं जिन्होंने अपना तो देखा ही, पर दुनिया का भी जहाँ उनको मदद करने का अवसर मिला, तो उन्होंने माने खुले दिल से उन्होंने दुनिया की मदद की, और हम उनमें से एक देश हैं। और मैं कहूँगा मंत्री के रूप में नहीं, हर भारतीय को इस पे गर्व होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने 140 देश से ज़्यादा हमने दवाएं दी और 100 देश से ज़्यादा हमने वैक्सीन्स दी,
और ऐसे ऐसे देशों को वैक्सीन दी, और बहुत सारे वैक्सीन जो है हमने मुफ्त में दिया था। ऐसे देशों को हमने दिया जिनको दुनिया ने उस समय, दुनिया के मन में नहीं था वो देश। वो ज़्यादातर आप जानते हैं कि वैक्सीन जो हैं वो विकसित देशों को पहले मिला था, विकासशील देश ज़्यादातर पीछे रह गए थे। और अगर एक देश ने अपने माने अकेला उस सिचुएशन को एक किस्म से संभालने की कोशिश की, तो मैं कह सकता हूँ कि भारत ये एक देश था। तो कोविड की चुनौती जो है हमने, हमें लगता है कि जो पिछले 3 साल जो है हम उसको संभाल पाए। भारत में 2 बिलियन से ज़्यादा वैक्सीन लग चुकी हैं और अब बहुत लोगों को बूस्टर शॉट भी मिल रहा है। अब आगे क्या होगा वो तो कहना मुश्किल है, क्योंकि जो खबर आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूं कि अब फिर से थोड़ी सी चिंता शुरू हो गई है कोविड के बारे में। अब देखते हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में जो करना है, मोदी सरकार जो है जैसे पहले भी कर पाई थी, वो चुनौती का बिल्कुल दृढ़ता के साथ, सफलता के साथ वो सामना कर सकती है। दूसरी चुनौती जो है कोविड के कारण हर जगह, हर देश में, और ये आपने साइप्रस में भी देखा होगा कि इसका जो है आर्थिक प्रभाव पड़ा है। ऐसा एक देश नहीं है दुनिया में जिसकी इकोनॉमी में गिरावट नहीं हुआ है, जहाँ रोजगारी पे इसका प्रभाव नहीं है, जहाँ अलग। तो हेल्थ के अलावा जो इसका इकोनॉमिक डैमेज जो हुआ है, ये बहुत दुनिया के लिए ये बहुत एक कठिन चुनौती है। और इसका कोई ऐसा सुझाव नहीं है जो तुरंत हो या जो जल्दी में हो। तो ये अभी जो है दुनिया, मैं कह सकता हूँ, एक रिकवरी पाथ पर है। और रिकवरी पाथ में बहुत सारे देश हैं जिनका जीडीपी जो है कोविड के पहले अगर आप कंपेयर करें तो उनका जीडीपी काफ़ी गिर गया है। उनके ग्रोथ रेट्स भी बहुत गिरे हैं, बहुत स्लो डाउन हुए हैं। और उनमें से बड़े इकोनॉमी में से भारत एक देश है जो अभी भी हमारी अपेक्षा है कि इस साल हमें 6.5 और 7% के बीच में हम ग्रोथ रेट देख पाएंगे। और इसका कारण है कि इन 3 सालों में जब ज़्यादातर दुनिया एक किस्म से रिएक्टिव पोस्चर में थी, बहुत सारे देशों ने, अब कुछ लोगों ने ये टर्म सुना होगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो विकसित देश जो हैं उन्होंने पैसा और छापा, उन्होंने एक किस्म से उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ जो थी, वो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कोविड के कारण इकोनॉमी को बढ़ाने रखने के लिए बहुत इजी क्रेडिट पॉलिसीज़ थी। अब ये टाइट हो रहा है और इसका दुनिया में इसका असर दिखाई दे रहा है। अब भारत एक देश था जिन्होंने ये करने के बजाय इन 3 सालों में हमने बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की और अलग अलग क्षेत्र में रिफॉर्म्स की कि हमारी जो बैंकिंग जो है उसको हमने क्लीन अप किया, क्रेडिट पॉलिसीज़ बदली, जो हमारे बिजनेसेस, खासकर स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस जो थे, सर्विस सेक्टर जो था, उनको जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसा सपोर्ट हमने दिया। और लेबर रिफॉर्म्स की, एजुकेशन रिफॉर्म्स की, आप कुछ लोग जानते होंगे कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा हुई है पिछले साल। तो बाकी लोग जो हैं वो रिएक्ट कर रहे थे, हम रिफॉर्म कर रहे थे। और इस रिफॉर्म के कारण अगर हम अभी 6.5 और 7% ग्रोथ रेट की बात करें, ये इतना आसान नहीं है, ये अपने आप नहीं हुआ। ये हुआ क्योंकि इन 3 सालों में हमने जो रिफॉर्म जो करना चाहिए था दूरदृष्टि के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये रिफॉर्म्स की, इस रिफॉर्म्स का परिणाम जो है हमें आज दिखाई दे रहा है। अब ये भी है कि कोविड, मैंने हेल्थ की बात की और मैंने आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी की बात की, पर क्योंकि विदेश मंत्री के नाते मैं दुनिया में अलग अलग जगह जानता हूँ और मैंने ऐसी जगह देखी हैं जहाँ कोविड का असर एक किस्म से बिल्कुल जो वल्नरेबल सेक्शन जो है,
गरीब लोग उन देशों में हैं, उन पे उसका सीधा असर दिखाई दिया। और ऐसे दिखाई दिया जहाँ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ फूड शॉर्टेजेस हुए, जहाँ एसेंशियल कमोडिटीज़ मिलना जो है वो बंद हो चुका था, जहाँ ऐसे हमारे बगल में कुछ ऐसे देश थे जिनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि इकोनॉमी को कैसे चलाएं। और उस समय कोविड के समय में अगर एक हमारी बड़ी चिंता थी, ये चिंता थी कि किसी को कोविड के समय में, क्योंकि 100 साल पहले कोविड जैसा एक स्पेनिश फ्लू आया था, और स्पेनिश फ्लू में महामारी से ज़्यादा लोग जो हैं भूखमरी के कारण मरे। माने famine deaths in Spanish flu was more than the flu deaths. And very, very early when at the time before lockdown was taking place. So we started, and I say this to you because even today many Indians within the country, outside the country, they do not fully understand this. We started what was the biggest food support program in the world. And we, for 2.5 years, provided food free to 800 million people. 800 million people means twice the population of the European Union. And in the same time, we were putting money into the bank accounts of more than 400 million people. So if the country has come through COVID, obviously because the people were strong, obviously because we responded with the right health policy, but also because we ensured that nobody went hungry. We ensured that nobody, because they lost their job or because there was a lockdown, they did not run out of money, that their essential needs were met. So you have to ask yourself, how did this country, which all of you know so well, how were we able to get 800 million people fed, 400 million people's bank accounts done, 2 billion vaccines done, shot and done? How did this happen? I think every Indian today needs to think about it. And I will tell you how it happened. It actually happened today because we have created a digital backbone. That we have today the ability in India, we have leapfrogged on the digital side, that using the Aadhaar as the foundation. Today, actually, the Indian system is delivering benefits to people on a scale which you cannot imagine, and in a manner in which आप सब लोग, आपको याद होगा कि एक समय में कहते थे कि अगर दिल्ली से 10 रुपए निकले तो 1 रुपए पहुंचता था जहां जाना चाहिए था, बाकी 9-8 जो भी हैं वो रास्ते में गायब हो जाता था. That is, out of 10 rupees which left Delhi, people said 1 rupee reached the beneficiary. 9 rupees disappeared on the way. Now today, if 10 rupees leaves, 10 rupees reaches. And it reaches why? Because of that digital power that we have. So if there is something for which the world is interested in us, for which even when I speak to people in Cyprus, for them what we have done on the digital side is remarkable, because it has allowed us on any big program. We today, you would have heard this cooking gas program, Ujjwala, where you are replacing firewood cooking with gas cylinders. Now the beneficiaries of Ujjwala are 80 million people. That is the population of Germany. So we are able to track 80 million people, saying these are the people who should be getting gas cylinders. We are able today, we are giving housing to the
people who do not have houses, both in the cities and in the countryside. In India, our average family size is 4.8, let us say 5. So if you give one house, average 5 people benefit. So far, in the last 7 years, we have given 25 million houses, built and given 25 million houses, which means 125 million people today have a roof above their heads, which they did not have. And you ensured that the 125 million people are the right people, because it is not only building the houses. You can build the houses, but like the 10 rupees which left Delhi, the houses could have all gone to people who may not have been the right beneficiaries. And this is happening today across the board. That even, we have started pension schemes in India. If you see, there are different schemes. The total coverage today of pension schemes is more than 400 million people are benefiting from pension schemes. So the change which I want to present to you today, because some of you may have been to India recently, but some of you may not have been. I know many friends and relatives abroad who have not come for 3 or 4 years. I think they will be surprised to see the change in India in the last 3 or 4 years. That for us, yes, COVID has been a very tough experience. It has been for everybody. But we have not just dealt with COVID. We have come out of COVID with better health system, with better education system, with a better social digital delivery, with a safety net, so that whether it is financial support or whether it is food support, that era when people were left to look after themselves, that era in India is today behind us. And that is the change which I think Indians living abroad must appreciate and understand. So, the other challenge, of course, we have, is in the field of national security. It is again not new to anybody, but what I think has been very clear from the policies and the performance of the Modi government is that on core issues there is no compromise. That we are very clear that because no country has suffered as much from terrorism as we have done. And we have been very clear that we will never accept it, we will never normalize it, we will never allow terrorism to force us to the negotiating table. We want good neighborly relations with everybody, but good neighborly relations does not mean excusing or looking away or rationalizing terrorism. That we are very clear. The second, of course, is our borders, and we have challenges on our borders. The challenges on the borders intensified during the COVID period. And you all know that today the state of our relations with China are not normal. They are not normal because we will not agree to any attempt to change the line of actual control unilaterally. So on the foreign policy side, on the national security side, I can share with you a picture of firmness. On diplomacy, on foreign policy, because that is something which I am involved in every day, I can say, that at this time there is a lot of expectation from the world about India. There is a lot of expectation about us because, one, we are seen today as a strong economy. We are seen today as a country which will contribute to solving the problems of the world. And I gave you the example of vaccines. We are also seen as a country which is independent, which has the courage to stand up when you have to stand up, which is able to bring very different countries, sometimes countries who are not able to deal with each other, but we have that ability to talk to everybody, to get to try and get people around the table at one time. And that is why today
the fact that we have taken on the presidency of the G20 on the 1st of December is something which is very important. It will, I think, definitely reassure the world that at a very difficult time in global politics, the presidency is in the hands of a country like India. And we are going to handle this presidency in a way in which we want to make the world understand India and appreciate the diversity of India more. So the G20 normally involves about 200 meetings. And these 200 meetings will be done in about 55 cities of India. So probably cities from which most of you would come from in one way or the other. Definitely every state would be covered. We want, in a sense, to use the G20 to get the world to understand and appreciate India better. We also want Indians to become more global, that when they see the G20 take part, and I'm seeing already every state, every city where G20 meetings are taking place. It can be a big meeting, can be a small meeting. There is a lot of enthusiasm. And people in India today want to be connected more with the world. And that is something which we feel we have an opportunity to do. So finally, let me say a few words about Indians abroad. Indians abroad in the sense of Indian citizens abroad, of people of Indian origin abroad, people who are part of Indian families abroad, overseas citizens, OCI card holders. From the time the Modi government came, I think we have been very clear that Indians abroad are a great source of strength to the motherland. I mean, there is absolutely no two ways about this. But just saying this is not enough. As we become bigger, as more Indians go out, as the global workplace increases, today there are 33 million Indians, 3.3 crore Indians, and people of Indian origin who live abroad. Maybe about roughly 2 to 1 are non-citizens and citizens. Now, when such a large number of people live abroad, and the benefits to India is visible for us in many ways. But the big issue which arises is, what is the obligation of India? And the obligation of India is really to take care of them, to the best possible ability, especially in the most difficult situations. So you have seen in the last 7 or 8 years, wherever Indians have been in difficulty, the Indian government, the Indian state is there for them. And I can tell you, as someone who's done more than 40 years in the foreign ministry, this has been really a complete transformation about how embassies and high commissions and ministries and officials think about the Indian community. That there was a time when we would applaud people saying, you went and did this for someone. Today we expect them to do it. That what was earlier an effort or an exception, today has become a system. And that system is visible in different ways. It can be visible for Indians in distress using a community welfare fund. It can be a situation like what you read about or saw in the case of Ukraine, when 20,000 young Indians were stuck. So, or, it could be an earthquake like we had in Nepal. It could be a war situation. It was like when Taliban came into Kabul suddenly, there were many Indians who were still had not got out of Kabul. But this message, I want to say, is for us a working principle, that we are there for Indians, for every Indian abroad, that
our systems today, it isn't just an exceptional day. I mean, we have, today platforms where if you have grievances, we have this platform called Madad, where if, there are issues which people have, we are in a position to respond, and we track it for you and we tell you what is happening. It can be something which is very simple but very difficult when it doesn't happen, which is replacing passports. That those of you who have lived abroad for some time, just remember a time when how difficult it was to renew your passports abroad, and ask yourself today, where is that happening? It's happening in India too. That it was how difficult it was initially to get a passport even in India. And today, the fact that we have almost 500 centers to collect and issue, deliver passports is again a very, very big transformation in that arena. So the sum total of what I want to share with you is really, as your foreign minister, I want to tell you, I am today going around the world, not just representing a stronger country, a bigger economy, a more influential polity, but also a nation that cares for its citizens, that will do whatever it has to do to protect them, which will look at their interests when they live abroad, which is prepared to take up their interests even if it is so in difficult circumstances. So, and that is really something which is, to my mind, absolutely essential if you have to maintain and grow your credibility as a country which counts in the international order. So I hope that all of you share this sense of optimism about India. Prime Minister often talks about what he calls Amrit Kal, the 25 years ahead of us. We have done 75 years as independent India after colonialism. But the next 25 years are going to define our future. That how do we actually become more confident? How do we become more Indian? How do we modernize our society but keep our tradition and our beliefs and our heritage? These are the big issues today before the country. But I know that all of you are following it, and I must say again, all the leaders of Cyprus that I have met, they have uniformly good things to say about the community. I expected no less, but still it's for me a very, very good feeling that they see you all as living proof of what cooperation between India and Cyprus means. And for me, there cannot be not just a better feeling, but actually a greater asset to relationship building. So I thank you all. I think you are keeping our flag flying high. You're doing your country proud, and I'm very confident that with your collective contribution, what is to me a historically strong relationship, a very trusted relationship, a relationship where you intuitively support each other on so many issues, you will be able to give it more substance, give it a stronger meaning, greater importance, and I'm very happy today that I had a chance to spend some time in the evening with you. Thank you very much.